Everyone, welcome to EduTap. So, in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic Debt Recovery Tribunal. It will be done in part 1 and 2. So, today we are discussing part 1. So, initially, when we did not have this Recovery of Debts and Bankruptcy Act 1993, जिसके through debt recovery tribunals बनते हैं, तो it was very difficult for banks and financial institutions to recover their money from borrowers. लोग लोन ले लेते थे, वापस नहीं करते थे, कोर्ट जाता था, पूरा केस, कोर्ट्स तो आपको इंडिया के पता ही है कि बहुत बहुत समय लग जाता है। तो इट वाज नॉट एन एफिशिएंट सिस्टम। बैंक्स का बहुत सारा पैसा, बहुत सारे एसेट्स ब्लॉक हो जाते थे, बहुत सारा मैन पावर वेस्ट हो जाता था। जब तक वो लोन्स के रिगार्डिंग जो केसेस सॉल्व होते थे, वो जो सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती थी, उनकी वैल्यू खत्म हो चुकी होती थी। अगर किसी पर्सन ने अपना घर गिरवी रख के लोन लिया था, लोन का केस चलता रहा 20 साल बाद, तो घर की हालत ही क्या रही होगी, वैल्यू हो सकता है ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गई हो। तो फिर एक एक्ट लाया गया, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993, जिसके थ्रू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, ताकि जो केसेस हैं कोर्ट ना जाए, ट्रिब्यूनल्स चले जाएं, ट्रिब्यूनल्स एफिशिएंटली और फास्टली उन केसेस को रिजॉल्व कर दें। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में वो केसेस जाते हैं जहां पे लोन का अमाउंट 20 लाख रुपीस या उससे ज्यादा है। सो डेट रिकवरी मैकेनिज्म जो है ये ट्रिब्यूनल्स वाला, इट डज नॉट अप्लाई टू कोऑपरेटिव बैंक्स, क्योंकि उनका अलग से सेटिस्फैक्ट्री मैकेनिज्म है। सो यहाँ पे बैंक्स की अगर हम बात करें, तो बैंकिंग कंपनीज, न्यू बैंक्स जो नेशनलाइज बैंक्स हैं, एसबीआई, रीजनल रूरल बैंक्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉट नॉर्मल कोऑपरेटिव बैंक्स, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं। जो आपका एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है, उसमें एक ही पर्सन होता है जिसे हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, और रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है हर ट्रिब्यूनल के साथ। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो तो रिकवरी के लिए ऑर्डर पास कर देगा, उसे इंप्लीमेंट करने का काम किसका होगा, रिकवरी ऑफिसर्स का होगा। ओके तो पावर है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि एक या एक से ज्यादा, जितने चाहें वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उस ट्रिब्यूनल की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कितनी होगी, कौन से एरिया में कौन से टाइप की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। ओके सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डीआरटीज बनाती है, उनके बेंचेस बना सकती है, उनकी अथॉरिटीज, पावर्स सब कुछ डिफाइन करती है। इवन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है 2016 में आया था, उसमें भी जो इंडिविजुअल्स के केसेस होते हैं और जो पार्टनरशिप फॉर्म्स के केसेस होते हैं, उनकी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ही होते हैं। कंपनीज के लिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होगा, लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंडर जो इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के केसेस हैं, वो भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के पास ही आते हैं। तो आपका ट्रिब्यूनल में एक बंदा होता है जिसे हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि एक ट्रिब्यूनल का जो काम है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर देख रहा है, वो किसी और के पास भी ट्रांसफर किया जा सकता है कि तुम इस ट्रिब्यूनल का काम भी देखोगे। तो जो टर्म होगा 4 साल का होगा, अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स। या तो 4 साल तक काम करो या मैक्सिमम 70 ईयर्स तक आप काम कर सकते हैं। बुक में कई जगहों पे, कई कई जगहों पे 65 लिखा हुआ है, लेकिन ये चेंज कर दिया गया है, अब 70 हो चुका है। तो जिसे भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनना है, या तो वो करंटली डिस्ट्रिक्ट जज हो, या डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हो, या डिस्ट्रिक्ट जज बनने जितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनना चाहता है। तो हर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के साथ साथ कुछ स्टाफ भी ट्रिब्यूनल को प्रोवाइड किया जाता है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करते हैं। एंड जो वो ट्रिब्यूनल में स्टाफ होगा, उसको जो भी डिक्टेशन देना है, काम देना है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दे सकता है। अगर आपका केस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में बैंक लेके जाता है और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है, बैंक को या आपको उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील करनी है, तो डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। और ये जो ट्रिब्यूनल होता है, एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसके जो एक ही पर्सन होता है उसे चेयरपर्सन बोला जाता है। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, जुरिस्डिक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताती है। और एक एपेलेट ट्रिब्यूनल का जो चेयरपर्सन है उसे दूसरे एपेलेट ट्रिब्यूनल का कार्यभार भी सौंपा जा सकता है ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करने के बाद। अब चेयरपर्सन बन कौन सकता है, या तो जो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, या जज बनने जितना क्वालिफिकेशन हो, या फिर इंडियन लीगल सर्विस में ग्रेड 1 की पोस्ट पे आपने कम से कम 3 साल काम किया हो, या फिर आप 3 साल तक कम से कम प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे कार्यरत रह चुके हों, तब फिर आप
डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन बन सकते हैं। अब जो भी ऑर्डर्स डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल पास कर सकते हैं तो वो फाइनल होता है उनका जो ऑर्डर रहता है। देखिए, जब भी आप एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करते हैं, कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, एक जाता है, नई अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं दे आर आल्सो नॉन क्वेश्चनेबल। आप कभी भी किसी भी प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट इसीलिए नहीं बोल सकते कि ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स गलत है या एपेलेट ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स गलत है, क्योंकि ट्रिब्यूनल ढंग से नहीं फॉर्म किया गया, ये अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर मान लो आप एक डीआरटी की प्रोसीडिंग देख रहे हो, अभी प्रोसीडिंग चलते चलते प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटायर हो गया, नया प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ गया, तो वो पुरानी ने जहां से पिक किया, पुरानी ने जहां से छोड़ा, वहीं से नया वाला जो डीआरटी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो पिक कर लेगा। अगर किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर या चेयरपर्सन को रिजाइन करना है, 3 महीने का नोटिस देके वो रेजिग्नेशन दे सकता है। क्या उसे रिमूव किया जा सकता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। मिसबिहेवियर होने पे या इनकैपेसिटी होने पे इंक्वायरी होती है, अगर ये चीजें प्रूव हो जाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें रिमूव भी कर सकती है। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जब ये एक्ट आया था तो ट्रिब्यूनल्स बने, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स बने। तो इवन जो ये एक्ट है, डीआरटी एक्ट आया 93 वाला, उसके थ्रू डीआरटीज के पास पावर आती है। सरफेसी एक्ट के थ्रू भी इसके पास पावर आती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के थ्रू भी इसके पास पावर आती है। तो ये ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये सर्किट सिटिंग्स भी करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर, कि आज यहाँ सेटिंग, कल वहाँ सिटिंग्स करते हैं। 20 लाख या उससे ऊपर का केस होना चाहिए, प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के। इवन कोई फॉरेन डिग्री है जो इंडिया में एप्लीकेबल होनी है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए भी डीआरटी के पास पावर रहती है। तो जो चेयरपर्सन होता है डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल का, वो अपने अंडर आने वाले जो नॉर्मल डीआरटीज होते हैं उनके ऊपर सुपरिटेंडेंस रखता है। चेयरपर्सन जो है एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उठा के दूसरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भी एप्लीकेशन ट्रांसफर कर सकता है, जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं उनको नोटिफाई करने के बाद। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम भी चेयरपर्सन चेक कर सकता है, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकता है कि भाई बताओ तुम्हारे पास पेंडिंग केसेस कितने हैं, तुमने कितने डिस्पोज ऑफ किए हैं, है ना। डीआरएटी ऊपर है, डीआरटी नीचे है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मीटिंग्स भी करवा सकता है डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन। और अगर चेयरपर्सन को लगता है कि कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिसबिहेव कर रहा है, इनकैपेसिटी है उसकी काम करने में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर सकता है कि देखो जी, इसे रिमूव किया जाना चाहिए, इसके खिलाफ इंक्वायरी करो। रिटर्न में वो ये चीज कर सकता है। ठीक है, अब ट्रिब्यूनल्स का जो काम है, ट्रिब्यूनल के खिलाफ आपको अपील करनी है, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में कर सकते हो। कहीं इसकी फिर आगे सुनवाई नहीं है। हाँ, जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास रिट जुरिस्डिक्शन है, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। स्पेशल केसेस में वो केस को पिकअप करेंगे। अदरवाइज ट्रिब्यूनल के पास, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास केस जाता है, वहां उसके बाद फाइनल हो जाता है। सिर्फ रिट अगर आप फाइल करो और आपकी एक्सेप्ट हो जाए तभी केस आगे जाता है, नहीं तो जो डीआरटी ने बोल दिया वो फाइनल होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। और जो भी डीआरटी और डीआरएटी ऑर्डर पास करते हैं उनकी वैल्यू सिमिलर टू दी कोर्ट है। कोर्ट जैसे ऑर्डर पास करते हैं ना, वैसे डीआरटी और डीआरएटी भी अपने ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले, इनके आने से पहले सिविल कोर्ट्स के पास केस जाया करते थे, लेकिन एक बार ये बन गए तो फिर सिविल कोर्ट्स के पास केस नहीं जाते हैं। 20 लाख या उससे ऊपर वाले डीआरटीज के पास केसेस जाते हैं। सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा कैब 2025 के लिए मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है। एबीएफएम, बीएफएम, एबीएम, बीआरबीएल लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। अभी जैसे यहाँ पे 75% ऑफ शो हो रहा है, लेकिन अभी अगर आप इमीडिएटली वेबसाइट पे जाएंगे तो 80% ऑफ का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप जाके हमारा जो ये कोर्स है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स look at the question. Consider the following statements about DRT and DRAT. प्रिजाइडिंग ऑफिसर 4 साल या 70 साल की उम्र तक काम करता है, करेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन डिफाइन करती है डीआरटीज की, करेक्ट। जो डीआरएटी का चेयरपर्सन है मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, जरूरी नहीं कि सर्व किया ही हो, उतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, द चेयरपर्सन ऑफ डीआरएटी कैन ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ अनदर डीआरएटी, ये बिल्कुल सही है। एक डीआरएटी का जो चेयरपर्सन का काम है दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1, 2 एंड 4। तो सी जो है यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज नहीं होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए उतना। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।